जो सांप ही निकल गया ना तो सांप कट के रख दो तेरा, समझे? सिर्फ एक थप्पड़ लेकिन मार नहीं सकता। ये वाक्य किसी फिल्म का सिर्फ एक डायलॉग ही नहीं बल्कि समाज की बदरंग हकीकत को भी उजागर करता है। घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। घरेलू हिंसा न सिर्फ विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है बल्कि ये विकसित देशों में भी बहुत फैल रही है। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि घरेलू हिंसा से कैसे बचा जा सकता है और आप किन कानूनों का सहारा लेकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के एक सामाजिक संगठन की तरफ से कराए सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि देश में लगभग 5 करोड़ महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 0.1% महिलाओं ने ही इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत सरकार के 2005-6 के आंकड़े इस संबंध में बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश करते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में अशिक्षित महिलाओं की तुलना में पढ़ी लिखी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार ज्यादा होती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में करीब 37% महिलाएं अपने पतियों की वजह से घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। अगर आप भी या आपके आसपास कोई भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है तो हम आगे इस वीडियो में जिन कानूनों का जिक्र करने जा रहे हैं उनकी मदद से आप भी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आज आप देश के किसी भी कोने से कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध की कोई ना कोई खबर आपको पढ़ने को जरूर मिल जाएगी। हालत ये है कि बाहर तो छोड़िए, महिलाएं अपने घर की 4 दीवारी में भी अपराधों का शिकार हो रही हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले भी आए दिन सामने आते हैं। साल 2005 से पहले घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के पास आपराधिक मामला दर्ज करने का अधिकार था। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A के तहत कार्रवाई होती थी। 2005 में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसमें कई नए तरीके के अधिकार महिलाओं को दिए गए। घरेलू हिंसा अधिनियम का मकसद पीड़ित महिला को रहने की जगह और गुजारा भत्ता दिलाना है। घरेलू हिंसा अधिनियम पूरी तरह गैर आपराधिक ढंग का कानून है। घरेलू हिंसा अधिनियम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जो महिलाएं पारिवारिक या सामाजिक दबाव और पुलिस थाने के चक्रों से बचने की वजह से आपराधिक कार्रवाई नहीं चाहती हैं, वह अब अपने लिए प्रभावी संरक्षण का उपाय कर सकती हैं। घरेलू हिंसा एक अभिशाप है और ट्रेडिशनली ये माना गया है कि भारत एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो कि ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। भारतीय संविधान भी अपने अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है और अनुच्छेद 15 में प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और सेक्स की बात करता है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक जो है उसको, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी जाति समुदाय का आदमी हो, उसको भारतीय संविधान के मुताबिक जो है इक्वल प्रोटेक्शन जो है लॉ की प्रोवाइड की जाती है। इसी भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लाया गया। इससे पहले महिलाओं के संरक्षण के लिए 1860 भारतीय दंड संहिता 498A ही एक विकल्प मौजूद था, लेकिन अब महिलाएं जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अधीन अपनी शिकायत कर सकती है। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट में यह पाया गया कि भारत में 37% महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार जो है वो घरेलू हिंसा हुई है, और उनमें से 75% महिलाएं ऐसी हैं जो कभी अपने साथ हुई घरेलू हिंसा की शिकायत कभी कहीं कर नहीं पाई, और जो कर पाई वो परिवारवाद, रिश्तेदारी, लोग लाज की वजह से अपनी शिकायत को आगे नहीं ले जा पाई, जो कि एक चिंता का विषय है।
और इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और हिंसा के मामले महिलाओं के प्रति बढ़ते देख महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है उसको लाया गया। अगर आपको लगता है कि मारपीट करना ही हिंसा के दायरे में आता है तो आप गलत हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा को बहुत डीपली डिफाइन किया गया है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 3 में डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा को 4 परिभाषाओं में बांटा गया। मतलब 4 तरह की घरेलू हिंसाएं जो हैं इसमें बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा है, जिसमें कुछ व्यवहारों को शामिल किया गया, जैसे कि मारपीट करना, थप्पड़ मारना, लात मारना, गले से दबाना, दांत मारना या धकेलना, या इस तरह का कोई भी व्यवहार जिससे कि महिला जो है उसको क्षति पहुंचे, उसको दर्द हो, वो फिजिकली हर्ट हो, इस तरह के कोई भी एक्ट को इसमें शामिल किया गया। नंबर 2 पर लैंगिक हिंसा यानी सेक्सुअल वायलेंस, जिसमें महिला से अननेचुरल सेक्स की डिमांड करना या महिला के साथ अननेचुरल सेक्स करना, या फिर उसको पोर्नोग्राफिक वीडियो, पोर्नोग्राफिक कोई साहित्य, पोर्नोग्राफिक कोई पिक्चर दिखाना, महिला से अपना प्राइवेट पार्ट जो है उसको रब करवाना, मतलब इस तरह के कोई भी व्यवहार इसमें शामिल किए गए जिससे महिला जो है उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर मौखिक और भावनात्मक हिंसा है यानी वर्बल और इमोशनल वायलेंस, जिसमें कि महिला को गाली गलौज करना, उसको तंग करना, उसको खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना और दहेज ना लाने की सूरत में तंग करना, पुत्र ना होने की सूरत में उस पर तंग करना, नौकरी पर जाने से उसको रोकना, नौकरी ना करने देना, यानी वर्बली उसको इस तरह से तंग करना कि वो इमोशनली जो है हैरास हो, टॉर्चर हो, उसको इसमें शामिल किया गया। और नंबर 4 पर है इकोनॉमिक वायलेंस यानी आर्थिक हिंसा, जिसमें कि इस तरह के व्यवहारों को शामिल किया गया है जिससे महिला जो है इकोनॉमिकली वीक हो। जैसे कि महिला यदि कोई काम करती है तो उससे उसकी सैलरी को छीन लेना, और महिलाओं को जो है मेंटेन नहीं करना, उनको खर्चा नहीं देना, बच्चों का पालन पोषण नहीं करना, स्कूल की फीस नहीं देना, और मतलब इस तरह के व्यवहारों को इसमें शामिल किया गया जिससे महिला जो है इकोनॉमिकली और मॉनेटरी तौर पे जो है वीक हो। तो इस तरह के व्यवहारों को इसमें शामिल किया गया। में पीड़िता वो मानी जाएगी जो महिला एक घर में किसी वयस्क पुरुष के साथ रहती है, वो चाहे माँ हो, वो बहन हो, वो भाभी हो, बल्कि अब तो जो महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में भी रहती हैं वो भी पीड़ित की परिभाषा में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आती हैं और अपनी शिकायत जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर वो कर सकती हैं। और जो महिला जिनके साथ हिंसा होती है वो इस एक्ट के अधीन किस तरह के ऑर्डर्स जो है माननीय अदालत से करवा सकती हैं, वो इस तरह के ऑर्डर्स माननीय अदालत से करवा सकती हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर। यदि कोई व्यक्ति उनके साथ मारपीट कर रहा है, उनको शारीरिक हिंसा पहुंचाता है, तो माननीय अदालत जो है उस व्यक्ति के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकती है। इसके अलावा माननीय अदालत कंपनसेशन ऑर्डर जो है महिला को दे सकती है, जैसे कि जो प्रताड़ना उस महिला की हुई है उसके अगेंस्ट में वो कंपनसेशन उस व्यक्ति से ले सकती है। इसके अलावा वो महिला माननीय अदालत से जो है मेंटेनेंस ले सकती है, जो माननीय अदालत उस प्रतिवादी से दिलवाएगा जिस व्यक्ति ने महिला के साथ हिंसा की, उसको मेंटेन नहीं प्रॉपर कर पा रहा। और यदि महिला को उसके घर से बाहर निकाला गया तो महिला जो है शेल्टर होम का ऑर्डर्स भी माननीय अदालत से करवा सकती है। इसके अलावा यदि महिला किसी जॉइंट फैमिली में रहती थी और उस जॉइंट फैमिली से उस महिला को निकाला गया, या वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी और उस फैमिली से उस महिला को निकाला गया, तो उस महिला में तो वो महिला उस घर में भी जो है अपने रहने का ऑर्डर करवा सकती है और उसमें हाउस होल्ड में शेयर जो है वो महिला ले सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में प्रोटेक्शन ऑफिसर का एक प्रावधान दिया गया कि महिला को जो है अपनी शिकायत महिला
आयोग में करनी है, जहां से उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोवाइड किया जाएगा। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर उस महिला को लेकर के माननीय अदालत के समक्ष जाएगा। पहले महिला को पुलिस में जाने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत अब उसे पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं, वो महिला आयोग जाए और वहाँ से उसे प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ सर्विस प्रोवाइडर एजेंसीज जैसे कि NGOs महिलाओं के सर्वेक्षण के लिए काम करती हैं और उनको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, उनको घर प्रोवाइड करती हैं। यदि महिला के साथ मारपीट हुई है तो उसको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करती है और महिलाओं के हक के लिए इस तरह की संस्थाएं जो हैं वो काम करती हैं। वो भी महिलाओं की शिकायत अपने पास ले सकती हैं और अपनी शिकायत को प्रोटेक्शन ऑफिसर के माध्यम से जो है माननीय अदालत में वो दे सकती है। और माननीय अदालत और प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जैसे ही उनके पास शिकायत आएगी, जो कि सेक्शन 12 में आएगी, सबसे पहले महिला को वो महिला के अधिकारों से उसको अवगत करवाएंगे। जैसे कि महिला के पास एक अधिकार है कि उसको मुफ्त कानूनी सहायता लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1984 के अनुसार जो है वो मिलेगी। यदि महिला के साथ कोई मारपीट हुई है, उसके साथ कोई टॉर्चर हुआ है, तो उस महिला का मेडिकल परीक्षण यानी मेडिकल जो होगा उस महिला का, वो भी मुफ्त ये संस्थाएं या प्रोटेक्शन ऑफिसर करवाएगा। इसके अलावा महिला को शेल्टर होम प्रोवाइड करवाना, यदि वो महिला अपने घर से निकाली गई है, उसको वंचित किया गया है अपने घर से, तो उसको शेल्टर होम भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर NGOs एजेंसीज करवाएंगी। इसके अलावा यदि महिला चाहे तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A के तहत पुलिस में भी शिकायत करने का अधिकार रखती हैं। इसके बारे में भी जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और अदालत और सर्विस प्रोवाइडर महिला को बताएंगे। महिला की शिकायत आने के बाद माननीय अदालत जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर को 2 दिन का वक्त देगा, जिस 2 दिन के भीतर उसको नोटिस जो है उस प्रतिवादी पर सर्व करवाना है, जिसके अगेंस्ट महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसने उस महिला के साथ हिंसा की है। और 3 दिन के भीतर शिकायत आने के बाद माननीय अदालत जो है उस महिला की शिकायत पर पहली हेयरिंग यानी पहला दिन जो है उसमें मुकर्रर करेगा और महिला की शिकायत को सुनेगा। हर एक शिकायत जो इस एक्ट के अंदर आएगी उसे माननीय अदालत को 60 दिन के भीतर डिस्पोज करना होगा और डिस्पोज करने के बाद माननीय अदालत जो है अपने आदेशों की जो कॉपी है, जो माननीय अदालत अपने आदेश पारित करेगा, उसकी कॉपी जो है माननीय अदालत जो है उस महिला को मुफ्त मुहैया करवाएगा। और यदि महिला चाहे तो ये पूरी अदालत की कार्रवाई वो कैमरा में करवा सकती है। जो माननीय अदालत इस एक्ट के अधीन जो आदेश पारित करेगा, यदि प्रतिवादी उसको कंप्लाई नहीं करता, उसको नहीं मानता, तो इस एक्ट में उस प्रतिवादी के खिलाफ जो है दोष साबित होने की सूरत में 1 साल की सजा का प्रावधान भी है और अधिकतम 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान भी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें यह भी है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली नहीं करता है, महिला को उसका अधिकार इंसाफ माननीय अदालत से नहीं दिलवा पाता है और इसमें आनाकानी करता है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी 1 साल की सजा का प्रावधान इस एक्ट में है और अधिकतम 20,000 रुपये जुर्माने का इसमें प्रावधान इस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट भी है। NCRB की तरफ से जारी आंकड़ों को देखें तो साल 2019 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 4 लाख मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2018 से 7.3% की वृद्धि हुई। IPC के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के ज्यादातर मामलों को पति या उसके रिश्तेदारों की तरफ से क्रूरता के तहत दर्ज किया गया। वैसे तो भारत में कई घरेलू हिंसा कानून हैं। सबसे शुरुआती कानून दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 था, जिसमें दहेज लेने और देने को अपराध बना दिया। 1961 के कानून को मजबूत करने की कोशिश में 1983 और 1986 में 2 नई धाराओं, धारा 498A और धारा 304B को भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया।
ये अधिनियम हिंसा और दुर्व्यवहार के अन्य रूपों के जरिए एक रिश्ते में नियंत्रण और भय की स्थापना करता है। धारा 498A के तहत महिलाओं की सिर्फ एक शिकायत पर बिना किसी विवेचना के पुलिस पति समेत ससुराल वालों पर कार्रवाई कर देती है। यदि महिला के साथ दहेज के प्रति उसके साथ प्रताड़ना की जाती है तो 1860 का कानून भारतीय दंड संहिता 498 ये भी एक विकल्प मौजूद है, जिसमें यदि किसी महिला के साथ दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है तो वो इस धारा की, इस कानून की मदद ले सकती है। और इसे दहेज निरोधक कानून भी कहा गया है, जिसे महिला को दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए लाया गया था, जो कि 1986 में और 1983 में धारा 498 और 304B को भारतीय दंड संहिता में लाया गया। 498A के अनुसार जो क्रूएलिटी की बात करता है, यदि किसी विवाहिक महिला का पति या उसके रिश्तेदार उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उसको हरास करते हैं और अनवांटेड डिमांड्स उस महिला से करते हैं, और जब वो महिला उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती तो उस महिला को जो है वो टॉर्चर करते हैं इन ऑर्डर टू कंपेल हर फॉर दैट अनवांटेड डिमांड, जो कि वो उस महिला से कर रहे हैं, यानी दहेज। और इसे जो है एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें जो है सजा का प्रावधान जो है दोषी करार होने की सूरत में 3 साल कारावास का प्रावधान है और फाइन भी है। इसके अलावा यदि 304B एक प्रावधान दिया गया है, जिसमें यदि विवाहिक महिला जो है उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो मृत्यु है वो जलने से या शारीरिक क्षति से सामान्य परिस्थितियों में होती है, और ये पारित किया जाता है कि उसकी जो मृत्यु है उससे पूर्व जो उसके पति और उसके रिश्तेदार जो हैं वो उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, तो ये माना जाएगा कि ये दहेज मृत्यु है, डाउरी डेथ है, और इसमें इसके दोष साबित होने की सूरत में जो है उनको 7 साल का कारावास और जो कि आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान इसमें उपलब्ध है। और इसके अलावा फाइन भी उस व्यक्ति को, उन लोगों को हो सकता है जिन्होंने उस महिला के साथ जो है वो प्रताड़ना की और जिसकी वजह से उस महिला ने आत्महत्या की या उस महिला को जो है वो उसकी डेथ हुई या उसको जलाया गया या उसे मारा गया, तो उसके लिए धारा 304B में प्रावधान दिया गया है, जिसमें पुलिस में जो है शिकायत हो सकती है। यदि एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह भी है कि यदि महिला जो है उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया जा रहा है क्योंकि वो किसी की अनवांटेड डिमांड, उसके पति की अनवांटेड डिमांड या उसके रिश्तेदारों की अनवांटेड डिमांड्स जो है वो फुलफिल नहीं की जा रही है, तो वो भी 498A के दायरे में आती है। इसके अलावा जैसे महिला का मिसकैरेज करवाना, इसका भी प्रावधान जो है वो भारतीय दंड संहिता में दिया गया है। अनेकों ऐसे कानून भारतीय दंड संहिता में उपस्थित हैं जो महिला के साथ प्रताड़ना के लिए बने हैं। तो ये थी कुछ ऐसी जानकारियां जिनके जरिए घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं कानूनी मदद के जरिए अपने हालात सुधार सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज़ स्वैग।